को याद दिलाया है जो भूल चुके हैं। ये जो आरएन जुलूस जो निकाले गए पूरे देश में, और उस जुलूस में हर जगह पर वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, जहाँ जहाँ ये आरएन का जुलूस गया, प्रोसेशन गया, वहाँ पर वायलेंस हुआ। तो वहाँ की सरकारें सरासर नाकाम साबित हुई उस वायलेंस को रोकने के लिए। और क्यों सरासर नाकाम साबित हुई? बल्कि वो सरकारें खुद, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये तो जो गड़बड़ हुई वो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस था, स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है। और आप दंगाइयों को दंगा करने से रोक नहीं सकते। परमिशन जुलूस का देने वाली सरकार, जब आप परमिशन दे रहे हैं तो जिम्मेदारी बीजेपी और जो वहाँ की सरकार है उनकी होनी चाहिए कि कोई वायलेंस ना हो। तो जो भी वायलेंस हुआ आरएन यात्रा या जुलूस में, वो स्टेट कॉम्पल्सिट वायलेंस है। और दूसरी बात यह है कि पत्थरबाजी हुई, फिर आप घर तोड़ देते हैं मध्य प्रदेश में। किस बुनियाद पे घर तोड़ते भाई आप? ये तो ये जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर करे तो। आप घर किस बुनियाद पे तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं आप, क्यों? और आपको कौन ने अख्तियार दिया घर तोड़ने का? चलिएगा इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश पुलिस। ये आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है फिर? घर जलाए जाते हैं, वहां पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट आप? पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहां पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस, और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए? सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है। हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के बजा के झंडा लगाते हैं भाई? आप बताइए, कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद, हिम्मतनगर, खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई आप? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लटाकर उनको। सर ये बताइए, रामनवमी के दिन
जेएनयू में ये मटन नहीं खाना या नॉनवेज नहीं, आस्था के लिए आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी है हिजाब पहनना, मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपए 200 रुपए कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? आस्था पे चलेगा आप, यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए। आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं भाई यूनिफॉर्म है, फिर यहां पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहां से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं इससे देश कमजोर हो, और देश कमजोर हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो। आपण ऐकलातच प्रभाग क्रमांक 19ची व्यथा काय होती. नागरिकांनी आपली व्यथा मांडलेली आहे. आपण पाहिला हे नागरिक यामध्ये म्हणत आहेत की प्रभाग 19 मध्ये कामं पूर्ण अर्धवट केलेली आहेत व कामं अर्धवट का केली हे विचारण्यासाठी व कामं पूर्ण करून द्या, लोकांच्या घरात पाणी शिरत आहेत हे विचारणी करण्यासाठी गेले असता नागरिकांना 500 रुपये घेऊन तुम्ही मतदान केलेले आहेत असं नगरसेवकाचं सांगण्यात येत आहे, असं नागरिक व्यक्त करत आहेत. आपण ऐकलंच नगरसेवकांनी सांगितलेलं आहे असं नागरिक म्हणत आहेत की 500 रुपये घेऊन तुम्ही मतदान केलेले आहेत. यावरती निवडणूक अधिकारी काय आक्षेप घेतील व पुढील प्रकरण काय असेल ते जाणून घेऊ आपण. परंतु तोपर्यंत आता प्रभाग क्रमांक 19चा वाली कोण व लोकांना होणाऱ्या त्रासाला कोण जबाबदार आहे? या नागरिकांना अवकाळी पावसामध्ये भरपूर घरांच्या लोकांत पाणी शिरले होते. नाल्या तोडून भरूनही लोकांच्या घरात हे पाणी गेलेले आहे. आपण पाहिलातच नागरिक स्वतः इथे काम करत आहेत, स्वतः नाली फोडून पाण्याला रस्ता देत आहेत व पाणी काढत आहेत, घाणी काढत आहेत. नगरसेवकांचं कार्यकाळ संपलेला आहे, परंतु नगरसेवकांनी कार्यकाळ संपतात आपला काम अर्धवट सोडून आहे त्या पद्धतीमध्ये सोडलेले आहे. आपण बघू शकता एका ठिकाणी तर असा उंच टेकडीचा डिवायडर बनवला होता जो की तिथून सायकल ही जाणं आणि वृद्ध माणसांनाही लहान मुलांना जाण्या येण्यासाठी सुद्धा रस्ता नव्हता. हा अर्धा काम सोडून 1 महिन्यापासून हा काम असाच होता. भरपूर वृद्ध माणसांना, लहान मुलांना कसरत करावी लागत होती व गाड्यांना तर जाण्यासाठी रस्ताच नव्हता. हे गाड्या फिरून गल्लीच्या दुसऱ्या बाजूने जात होते. हे आपण बघितलं. तसेच हे ते जे प्रकरण अर्धवट केले हे विचारण्यासाठी गेला असता 500 रुपयाचा मुद्दा नागरिकांनी मांडलेला आहे. यावरती निवडणूक विभाग व निवडणूक अधिकारी काय आक्षेप घेतील हे पाहण्यासारखे असेल तर आपण जाणून घेऊ की काय आक्षेप घेतील निवडणूक अधिकारी व पुढची प्रक्रिया काय असेल याने आपल्यापर्यंत पोहोचू. तोपर्यंत आमच्या चॅनलला पाहत राहा, आमच्या चॅनलला शेअर करा व सबस्क्राइब करा. अरे हम प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों पूछ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री चीन के ऊपर नहीं बोलते. प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं. प्रधानमंत्री वो इलाकों में जहां पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, उन हिस्सों में जो भारत का हिस्सा पे चीन बैठा हुआ है. डेप्सांग में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, टेमचौक में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है. और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि हम इनकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि कहीं सियाचिन हमारे हाथ से चीन ना छीन ले. ये खतरा है देश के लिए. जब देश के प्रधानमंत्री चीन पर नहीं बोलकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं. मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ. देश के प्रधानमंत्री ने खुद मुबारकबाद और मीठे मीठे अल्फाजों में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उनको मुबारकबाद दी है. हाँ, तो आप अच्छा आप अभी प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, जर्नलिस्ट नहीं रहे आप. मुबारकबाद पेश करता हूं आपको. तो देखिए, ये सवाल करने का मतलब ये है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित करूं.
और प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? आपकी जबान चुप हो जाती है। आपको उल्टा सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। उनके उस बयान के बाद ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री दे दिए ना, देश के प्रधानमंत्री दे दिए, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दिए। अब नहीं मालूम, हो सकता है घर में दावत है चले भी जाएंगे, क्योंकि जब नवाज शरीफ के पास गए थे खाना खाने। कश्मीर वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 370 हटाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था। बोलिए आशीष साहब। You see, this is BJP's chief minister and his government towards the Muslim minority, because it is a state complicit violence. Earlier it was state sponsored, then it was mob lynching, now it is state complicit violence, and they have failed in protecting the properties and the life of a particular Muslim minority community. And the last point which I want people of India to remember, how is it that the old Muslim women were assaulted? 70-year-old Muslim women, their elbows were broken, their heads were smashed. Who did this? It is a Madhya Pradesh police. What justification does the BJP government has towards this attitude? Yes, it is. Yes, in what has happened in Rajasthan, Karoli is equally condemnable. Targeted violence has taken place. The Congress government of Rajasthan has supported this state complicit violence. They were the ones who gave the procession permission for RN procession. It is their responsibility, constitutional responsibility, to protect life and limb and to maintain peace, which the Congress government has utterly failed. And it is their responsibility, and whatever violence has taken place, it is the responsibility of Rajasthan-led Ashok Gehlot government. Yes, not only Jharkhand, even Karnataka, even Goa, even Karnataka. This RN procession permissions were given by the respective state governments, and they have utterly failed in controlling and stopping this violence. That is not the issue. The issue is that you have to discharge your constitutional responsibility, which these respective state governments have completely failed. This is what I call state complicit violence. And once again, the Muslim community has been targeted in what happened in all these states in this RN procession. Sir, शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवाए, आप कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल। कौन से कानून के तहत आप बुलडोजर चला रहे हैं बताइए? इलीगल कब्जा था तो आप नोटिस क्यों नहीं देते? क्या इलीगल कब्जा सिर्फ मुसलमानों का है, दूसरे लोगों का इलीगल कब्जा नहीं है?